3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। रामगंज थाना अंतर्गत भगवानगंज चौकी के सामने नाले में मिली युवक की लाश। वहीं पद्मा डेयरी के सामने नशेड़ी युवक की गिरने से हुई मौत। शिनाख्तगी के लिए दोनों शवों को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। रामगंज थाना अंतर्गत भगवानगंज चौकी के सामने बने नाले में 2-3 दिन पुरानी एक युवक की लाश मिलने पर रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी मई जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचे और नाले में पड़ी लाश को निकलवाकर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। शव की शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं। लाश 2-3 दिन पुरानी है, जो पानी में पड़ी रहने से फूल गई। मृतक नशे की हालत में नाले में गिरा या फिर कोई और वजह है, इसका अनुसंधान किया जा रहा है। भगवानगंज चौकी के पास में जो नाला है वहाँ किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। मौके पर यहाँ पहुँचे हैं। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये 2-3 दिन पुराना यहाँ इस नाले में गिरा हुआ है। फिलहाल इसको निकलवा लिया है। इसकी शिनाख्ती के प्रयास किए जाएंगे और जैसी भी आगे जांच है वो की जाएगी। इसी तरह क्लॉक टावर थाना अंतर्गत केसरगंज सीताराम बाजार में पद्मा डेयरी के सामने बीती रात एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्तगी के प्रयास किए। सूत्रों के मुताबिक युवक पद्मा डेयरी के पास लगे वाटर कूलर से पानी भरकर निकला और सिर के बल जा गिरा, जिससे उसके सिर में चोट लगी और खून की धार बह निकली। कुछ ही देर में खून बहने से उसने दम तोड़ दिया। संभवतः सिर में गहरी चोट लगने से युवक की मौत हुई है। युवक नशेड़ी प्रतीत हो रहा है। बहरहाल शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान युवक को 250 ग्राम गांजे सहित पकड़ा। आरोपी घी मंडी निवासी आनंद सोनी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार तेवतिया और सीओ साउथ मुकेश सोनी के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र में नियमित गश्त की जा रही है। कल गश्त के दौरान तोपदला सरकारी स्कूल के मैदान में एक संदिग्ध युवक को पकड़कर उससे पूछताछ की और जब उसकी शक के आधार पर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिस पर घी मंडी निवासी आनंद सोनी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अजमेर एवं सीओ साउथ साहब के निर्देशानुसार कल दिन में गश्त के दौरान तोबरा सरकारी स्कूल के मैदान में एकांत में एक व्यक्ति जो पुलिस की गश्ती दल को देखते हुए छुपकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसको रोका और रोककर नाम पते पूछे तो उसने अपना नाम आनंद सोनी निवासी घी मंडी थाना दरगाह अजमेर बताया। उसकी शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो तलाशी में उसके जेब में 250 ग्राम गांजा मिला, जिस पर उसको गिरफ्तार किया गया। गांजे की जब्ती की गई और निर्देशानुसार उसकी तफ्तीश रामगंज एसएचओ को दी गई। भारत सरकार के उपक्रम रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी पुनीत चावला ने की प्रेस वार्ता। रेलटेल खुदरा ब्रॉडबैंड सेवा रेलवायर के जरिए हर घर तक पहुंच बनाने के प्रयासों में वर्तमान में 4.25 लाख से ज़्यादा ग्राहक जुड़े। पूर्व में अजमेर मंडल रेल प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहे पुनीत चावला वर्तमान में रेलटेल इंडिया के सीएमडी पद पर कार्यरत हैं। अपने अजमेर दौरे पर पहुंचे सीएमडी पुनीत चावला ने मंगलवार को होटल मानसिंह में पत्रकारों से रूबरू होते हुए रेलटेल के कार्यों और कार्य के विस्तार की जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि रेलटेल देश में सबसे बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से एक है, जिसके पास रेलवे ट्रैक के साथ ओएफसी नेटवर्क के लिए विशेष अधिकार है। रेलटेल के पास 60,000 प्लस ओएफसी नेटवर्क है, जो 6,050 रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है, जो लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रखता है। रेलटेल MPLS, BPN, HD वीडियो कॉन्फ्रेंस, लीज लाइन, टावर को लोकेशन, डाटा सेंटर सेवाएं आदि जैसी सेवाओं का एक बंडल पेश कर रहा है।
रेलटेल स्टेशनों पर वाईफाई, ई ऑफिस, सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण, स्टेशनों और ट्रेनों के डिब्बों में आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली जैसे रेल मंत्रालय की कई मिशन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। सितंबर 2021 में रेलटेल ने देश के सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार बुनियादी ढांचे और आईसीटी सेवा प्रदाताओं में से एक बनने की यात्रा के 21 वर्ष पूरे कर लिए। यह एक छोटी इकाई से बढ़कर आज 1400 प्लस करोड़ की कंपनी बन गई है। रेलटेल ने फरवरी 2021 में एक बहुत ही सफल आईपीओ जारी किया और खुद को भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया। रेलटेल ने न केवल रेलवे के लिए बल्कि कोयला, रक्षा, बैंकिंग और कई अन्य क्षेत्रों के लिए भी डिजिटल रूपांतरण के लिए सबसे भरोसेमंद भागीदार के रूप में सफलतापूर्वक एक जगह बनाई। रेलटेल प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक वाईफाई प्रदान करने के साथ ही रेलवे स्टेशनों को डिजिटल हब में बदलने में अग्रणीय है। वर्तमान में रेलटेल देश भर के 6050 प्लस स्टेशनों पर रेल वायर के ब्रांड नाम के तहत सार्वजनिक वाईफाई प्रदान कर रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 419 रेलवे स्टेशनों को रेलवायर वाईफाई के साथ सक्षम किया गया है, जिसमें 86 स्टेशन अजमेर मंडल के हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ये रेल मंत्रालय का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और भारतीय रेलवे की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। रेलवे में अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। उसमें जो एम है वो ये है कि जो पूरी रेलवे की हेल्थ केयर सेवाएं हैं वो डिजिटलाइज हो जाएं, वो पेपरलेस हो जाएं। पेशेंट को कोई कागज़ अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही वो चलेगा, चाहे वो पेशेंट की रजिस्ट्रेशन हो, ओपीडी डेस्क हो या फार्मेसी हो या लैब की रिपोर्ट्स हो, और पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो पूरा रेलटेल के डाटा सेंटर में सिक्योर रहेगा। ये हमने एनडब्ल्यूआर जयपुर हॉस्पिटल में शुरू कर दिया है। जीएम साहब ने कल उसको इनॉग्रेशन वहाँ पे जो है हुआ, और अजमेर रेलवे हॉस्पिटल में आज उसकी जो प्रोग्रेस है इम्प्लीमेंटेशन की, उसको हमने रिव्यू किया। इसके अलावा हमने रेलवे के 6000 स्टेशंस पे हमने वाईफाई प्रोवाइड किया है। हमने इन 6000 स्टेशन में से करीब 5000 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों के रेलवे स्टेशन से हम ब्रॉडबैंड की सुविधाएं आसपास के गांव में देना शुरू कर दिया है और अब बहुत तेज़ी से आगे देने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको भी ऑनलाइन सुविधाएं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ फील्ड में हो या वो एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर का जो उनकी प्रोडक्शन है उसमें भी उनको इस चीज़ का बेनिफिट होगा जब उनको ये ब्रॉडबैंड की सेवाएं वहाँ पे मिल जाएंगी। तो हमारा ये एम है। इसके साथ साथ हम पीएम वाणी, अपना वाणी प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि रेलटेल ने अपने आप को एक पीडीओए के रूप में, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर कहते हैं उसको, उसके रूप में हमने अपने आप को एनरोल कर लिया है। और पीडीओज, पब्लिक डाटा ऑफिसेस हम लगाएंगे गांव में भी और रेलवे स्टेशन के आसपास के और क्षेत्रों में भी। उससे जो है बहुत सस्ती दर पे वाईफाई की सुविधाएं आम आदमी को उपलब्ध होंगी, और वो जब वाईफाई की सुविधाएं होंगी उपलब्ध तो वो उससे अपने सभी ज़रूरतें जो हैं उससे वो पूरी कर सकते हैं। देखिए, और आगे भी बहुत सारे काम हैं, और प्लस जो है अभी एक और काम जो किया, जो कोविड के दौरान बहुत यूटिलाइज हुआ, जिसके ऊपर रेलवे की सेवाएं, पैन इंडिया रेलवे की सेवाएं बहुत इफ़ेक्टिवली चल पाएँ, वो है ई ऑफिस का काम। ई ऑफिस के काम का हमें मैंडेट दिया गया था रेल मंत्रालय द्वारा कि पूरे
216 जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं रेलवे की, मतलब उसमें रेलवे हेडक्वार्टर भी है, जोनल रेलवे हेडक्वार्टर भी हैं, डिवीजन्स भी हैं, सारी वर्कशॉप्स भी हैं, और भी जो छोटे ऑफिसेज होते हैं वो भी हैं। तो करीब ये सब मिला के 216 हैं पूरे देश में। तो हमने ये पूरे 216 का ई ऑफिस का इम्प्लीमेंटेशन का काम कंप्लीट कर दिया है, और आज 1 करोड़ से ऊपर तक की डाक उसके ऊपर डील हो चुकी है। तो ये जो है 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कोविड का प्रकोप है, और बीच बीच में सभी कार्यालय बंद भी हुए। तो जिस समय कार्यालय बंद भी हुए, बट रेलवे का काम सुचारू ढंग से वो चलता रहा, क्योंकि ये ई फाइलिंग का सिस्टम जो है वो इन प्लेस हो गया था, और जहाँ पे नहीं हुआ था हमने उसी दौरान, कोविड के दौरान ही इसको बहुत तेज़ी से आगे इम्प्लीमेंट किया। तो ये एक काम जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ, और ये ऑफिस में अभी जो हम एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑनगोइंग है, और इसको पूरी तेज़ी से करना है, वो है रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी लगाने का काम। हम अजमेर मंडल के बड़े 7 स्टेशंस पे ये सीसीटीवी लगाने का काम कंप्लीट कर दिया है, और अजमेर मंडल की बात करें तो 86 रेलवे स्टेशन हैं टोटल, छोटे वाले जो जिसको डी और ई कैटेगरी कहते हैं, और बड़े स्टेशन अभी 2 और रह गए हैं, जो जवाई बांध है और एक मावली है। ये 2 बड़े स्टेशन हैं जिनको सीसीटीवी की सुविधा से अभी लैस करना है। तो ये हम इसके लिए हमने टेंडर्स कॉल फॉर कर ली हैं, इसी महीने सब टेंडर्स ओपन भी हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम जून 2022 तक ये सभी स्टेशन को कवर कर देंगे, और सभी स्टेशन पे सीसीटीवी की सुविधा हो जाएगी, और इसका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रहेगा पूरा, जिससे कि मॉनिटरिंग रेगुलर टाइम पे आरपीएफ करेगा, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मतलब सुचारू ढंग से रेलवे स्टेशन पर रहे, उसमें ये काफ़ी योगदान इस चीज़ का रहेगा। उनकी जितनी सब्सिडरीज़ हैं, जितनी कंपनीज़ हैं, उनको सारे उनके ऑफिसेस, सारी लोकेशंस जैसे हमने रेलवे की कनेक्ट कर रखी हैं, वैसे ही हमने कोल की सभी कंपनीज को कनेक्ट जो है अपने नेटवर्क से कर रखा है, और उनका किया भी है, प्लस उनको मेंटेनेंस भी, उनकी मेंटेन भी अगले 5 साल के लिए करते रहेंगे। उसमें ऑटोमेशन में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उनको, पूरा उनका सिस्टम जो है कोल का ऑटोमेट करने में नेटवर्क काफ़ी फ़ायदा दे रहा है। तो सर वो एएमसी दे रही होगी कोल कंपनी आप? पहले हम उसके लिए सेटअप जो है वो करते हैं, फिर उसको मेंटेन भी करते हैं 5 साल के लिए। तो एएमसी मिल रही है सर उसके लिए फ्री? ये ओपेक्स नहीं, ओपेक्स मॉडल पे ऑपरेट करने के लिए उस नेटवर्क को वो हम उनके साथ रेट तय कर लेते हैं। तो वो मतलब जिस समय नेटवर्क बनता है उसी समय वो तय हो जाता है कि अगले 5 साल में, मतलब हर साल में क्या क्या। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष वर्तमान राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा का अजमेर पहुंचने पर स्वागत। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों व दलित समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। पूर्व में अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष रहे वर्तमान राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा अपने निजी काम से जाते वक्त कुछ देर के लिए अजमेर रुके। इस दौरान अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अजमेर क्लब में राजकुमार वर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया।
मीडिया से बातचीत में सांसद राजकुमार वर्मा ने बताया कि दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की विभिन्न समस्याओं का वर्तमान सरकार और विपक्ष द्वारा किस तरह निराकरण कराया जाए, इस पर पदाधिकारी व समाज बंधुओं के साथ चर्चा कर विचार विमर्श किया जा रहा है। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी नॉन पॉलिटिकल संगठन है जिसका किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई सरोकार नहीं। एक सवाल के जवाब में राजकुमार वर्मा ने कहा कि दलितों पर राजस्थान में भी अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सरकार को इस बारे में गंभीरता दिखाते हुए कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। केंद्र सरकार अपनी ओर से सुलह के सभी प्रकार के रास्ते खोज रही है, पर किसानों की आड़ में कुछ राजनेता ऐसा नहीं होने देना चाहते। बस अजमेर से हम जाने वाले गुजर रहे थे कहीं हमारे पर्सनल कार्य से, तो उस समय क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की एक सुप्रीम बॉडी है जिसमें समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग तो जुड़ा है, लेकिन मध्यम क्लास और भी उससे जुड़े हुए हैं। पूरे राजस्थान में इसका विस्तार है और चूंकि मैं 1980 से लेकर के कंटिन्यूस संस्था से जुड़ा रहा, उसके विभिन्न पदों पर कार्य किया और मेरे साथ में आज वर्तमान में जो अम्बेडकर के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रोलन साहब, उपाध्यक्ष हमारे चेतराम जी रायपुरे साहब और हमारे साथी। तो हमारा ये है कि जिस संस्था से हम जुड़े रहे और हम चूँकि हमने कोशिश करी थी कि हमारी संस्था गैर राजनीतिक रहे, उसको पूर्ण रूप से हमने गैर राजनीतिक ही रखा है। आज मेरा ये है कि इनसे बड़ा स्नेह लगाव था। हम सामाजिक सरोकार की भी बातें करेंगे और संगठन से जुड़ी हुई बात भी हम करेंगे, यानी अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के बारे में भी करेंगे। तो इससे कि हमें क्या करना चाहिए, सरकार चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी की हो, उसका वातावरण के अंदर हमें किन चीज़ों को अभी मुद्दों को उठाना चाहिए, जो सरकार सत्ता में है, जो सरकार विपक्ष में है, उनको किन मुद्दों को लेकर के। तो उसमें हमने एक ये सभी हमारे जो अनुसूचित जाति विशेष के और एसटी के लोग भी इसमें आए हैं, तो उनसे उनकी बातें भी सुनेंगे और हम एक आपसी जो आत्मीयता रही है, जो भाव रहा है, हमारा अनुभव भी इनसे शेयर करेंगे। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर के नीचे राम कुमार जी वर्मा जी का स्वागत किया गया। भूतपूर्व ये हमारे उपाध्यक्ष रहे थे, हमारे साथी हैं। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है, समाज के संगठन की हैसियत से हमने इनको रोका है और उसी के आधार पर इनका स्वागत किया गया है अजमेर क्लब में। और अजमेर की अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी की पूरी विंग और हम सब मिलकर के उनका स्वागत किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विकास दर बढ़ाने एवं अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु ग्राहक संपर्क पहल कार्यक्रम बुधवार 20 अक्टूबर को बैंक द्वारा जवाहर रंगमंच पर ग्राहक संपर्क पहल 2021 कार्यक्रम होगा आयोजित। कोरोना महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में आए संकट और महामारी के पश्चात विकास दर को बढ़ाने एवं अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की प्रेरणा से राज्य स्तरीय बैंकर समिति जयपुर के तत्वाधान में बुधवार 20 अक्टूबर को जवाहर रंगमंच पर ग्राहक संपर्क पहल 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक एस.के. बीरानी ने मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं एवं उत्पादों की जानकारी आम जनता तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाना एवं वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस ग्राहक संपर्क पहल कार्यक्रम में जिले के सभी बैंक अपने स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों एवं सेवाओं संबंधी जानकारी आमजन को प्रदान करेंगे। वित्तीय सेवाओं में पारदर्शिता एवं त्वरित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की पहल के मद्देनजर SLBC जयपुर द्वारा अजमेर को 100% डिजिटल जिला बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत अधिकाधिक ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की जन सुरक्षा संपत्ति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना को जिले में 100% लागू करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। जिले में वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल साक्षरता को 100% लागू करने के लिए समस्त बैंकर्स की भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किसान पखवाड़े का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गांव-गांव जाकर चौपाल आयोजित की जाएगी और बैंकिंग सेवाओं को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे।
अग्रणी जिला प्रबंधक जेपी मीना के अनुसार कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण पत्र वितरित किए जाएंगे। अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के दौरान अजमेर जिले की बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, MSME ऋण आदि विभिन्न योजनाओं में लगभग 501 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए जाएंगे। रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित किए जाएंगे। ये जो कल ग्राहक संपर्क पहल यानी कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्वाधान में हम कल जवाहर रंगमंच में 11:15 बजे करने जा रहे हैं। इसका मकसद है कि ग्राहकों के पास बैंक वित्त पोषित आसानी से पहुँचे, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे रिटेल यथा हाउसिंग लोन, कार लोन, शिक्षा ऋण, पर्सनल लोन, पेंशन लोन, इस तरह के ऋण को ग्राहकों तक पहुँचा तक और स्वयं सहायता समूह को यथा आवश्यक उनको ऋण देते हुए इस कार्यक्रम में बता के ज़्यादा पैसा बाजार में जाए ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिले। इसका मुख्य मकसद यही है। सर, कल के कार्यक्रम के लिए हमने 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का लक्ष्य जो शाखाओं के और सभी बैंकों के रखा गया है, तो इसमें हमारा जो SLBC कन्वीनर है बैंक ऑफ बड़ौदा है राजस्थान में, और उन्हीं के तत्वाधान में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें कल करीब 26 बैंकों की स्टॉल वहाँ लगने वाली है जो अपने अपने उत्पाद लेके वहाँ बैठेंगे और करीब 501 करोड़ के ऊपर का ऋण स्वीकृत और वितरण का संभावना है विभिन्न उत्पादों के रूप में। कल हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बैंक के डॉक्टर रामजेश यादव जो मुख्य महाप्रबंधक कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई बैठते हैं वो रहेंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीना प्रधान संभागीय आयुक्त और श्री प्रकाश राजपुरोहित जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट वो रहेंगे, और हमारे अध्यक्षता हमारे बैंक के संयोजक SLBC और अंचल प्रमुख श्री MS मनोज साहब रहेंगे। साथ ही साथ ग्रामीण बैंक से श्री RC गग्गर चेयरमैन रहेंगे, RBI से श्री धर्मेंद्र गचावाजी रहेंगे। इस तरह कई अधिकारी उसमें रहेंगे और गाँवों से कई ग्राहक, SHG समूह और बैंकों के अन्य ग्राहक और बैंक के स्टाफ रहेंगे। पुष्कर में सावित्री माता मंदिर जाने वाले रोपवे में हुई दुर्घटना। एक यात्री 50 फीट ऊंचाई से गिरा। ट्रॉली में बंदरों के घुसने से मचा हड़कंप। बेंगलुरु का यात्री 50 फीट नीचे गिरकर हुआ घायल। पुष्कर के सावित्री माता मंदिर रोपवे प्रशासन की गंभीर लापरवाही के चलते सोमवार शाम श्रद्धालु रोपवे की केबिन से असंतुलित होकर सावित्री माता पहाड़ी में 50 फीट नीचे गिरकर घायल हो गया। गनीमत रही कि केबिन में सवार अन्य श्रद्धालुओं ने अपना संतुलन बनाए रखा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल तीर्थ नगरी पुष्कर के दुर्गम पहाड़ी पर स्थित सावित्री माता मंदिर के रोपवे में बैठकर दर्शन करने जा रहे बेंगलोर के श्रद्धालुओं की रोपवे केबिन में काले मुंह के बंदरों द्वारा ट्रॉली में घुसने से घबराकर श्रद्धालु असंतुलित होकर गिरा और गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु निवासी जयंत नायक पुत्र जनार्दन नायक उम्र 50 वर्ष अपने साथियों के साथ रोपवे में बैठकर सावित्री माता के दर्शन करने जा रहा था। इस दौरान केबिन के मंदिर के पास पहुंचने से पहले ही 2 बंदर केबिन के कांच टूटे होने के कारण अंदर घुस गए, जिससे श्रद्धालु घबरा गए और असंतुलित होकर केबिन के दरवाजे की तरफ गिर गए, जिसके बाद केबिन का गेट अचानक खुलने से जयंत नायक नीचे पहाड़ी पर गिर गया। जयंत के कमर व पैरों में चोट आई है। रोपवे प्रशासन जयंत को लेकर पुष्कर अस्पताल पहुंचे। जयंत की हालत गंभीर होने पर उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते हुए पुष्कर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल जयंत के बयान लिए और लिखित शिकायत प्राप्त की। पुष्कर थाने के SI चीतरमल वैष्णव ने बताया कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इन सबके बीच रोपवे प्रशासन सवालों के घेरे में है, जहां तमाम सुरक्षा इंतजामों का हवाला देकर सावित्री माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से मोटा किराया वसूला जाता है। वहीं सुरक्षा के नाम पर श्रद्धालुओं को हादसे क्यों नसीब हो रहे हैं। ये शाम को करीब 5-6 बजे रोपवे पे जो बेंगलोर से कोई यात्री आए हुए थे, ऊपर जा रहे थे माता जी के यहाँ, तो वहाँ कोई रोपवे की ट्रॉली के अंदर कोई बंदर घुस गया। हो सकता शायद कांच टूटा हुआ हो, कैसे घुसा, और उसमें घबरा करके एक बंदा जो थोड़ा शरीर से भारी था पीछे टर्न किया तो उसका फाटक खुल गया, उससे गिर गया। और उसका नाम है जयंत नायक सनोव जनार्दन, निवासी बेंगलोर। जी, आज फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 लोग जो कि पुष्कर भ्रमण के लिए आए थे, वो सावित्री माता मंदिर जाने के लिए रोपवे से निकले
और रोपवे में जब इनका रोपवे शुरू हुआ और अचानक जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई, तभी वहाँ काले मुंह के बंदर उस रोपवे की ट्रॉली के अंदर घुस गए और हमला करने के हिसाब से घुसे। उससे वो पर्यटक काफ़ी घबरा गए और उसमें से एक पर्यटक जैसे ही दरवाजे के सहारे टिका, वो दरवाज़ा ओपन हो गया और वो करीब 45 से 50 फीट की ऊंचाई से नीचे खाई में गिर गया, जिससे उसके गंभीर चोट आई, साथ ही उसके पाँव में फ्रैक्चर भी हो गया। उसे तुरंत पुष्कर हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां से उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का यौम विलादत मनाया सादगी और एहतराम से। नहीं निकाला गया जुलूस। मिलाद शरीफ की महफिल के साथ चिल्ला कुतुब शाह पर सलातो सलाम पड़ा, अमन चैन की मांगी दुआ। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जश्न ईद मिलादुन नबी मंगलवार को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर मंगलवार को प्रशासन के साथ बनी सहमति के बाद जुलूस नहीं निकाला गया, केवल सलातो सलाम पढ़ा गया। हाजी शेखजादा इफ्तिकार अहमद चिश्ती ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ सोमवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सिर्फ दरगाह में मिलाद शरीफ की महफिल होगी और घरों में भी अकीदतमंद मिलाद की महफिल आयोजित कर सकेंगे। इसके अलावा चिल्ला कुतुब साहब पर सुबह 11:30 बजे सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। जिला प्रशासन से हुई बातचीत में जो वादे किए थे उसके मुताबिक मुसलमानों ने सलातो सलाम पढ़ा और बड़ी अकीदत के साथ आयोजित महफिल मिलाद में भी हिस्सा लिया। इसी के साथ दरगाह बाजार व घरों में भी विशेष सजावट की गई। समापन पर मुल्क में सूबे में अमन चैन और खुशहाली की दुआ भी मांगी गई। الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। आज ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जो हर साल सूफी इंटरनेशनल की तरफ से निकाला जाता है, सिर्फ कोविड-19 की वजह से प्रशासन ने ये इजाज़त दी थी कि यहाँ पे सलातो सलाम का सलाम पेश कर लो और आप दुआ खैर कर लो। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग आए, सलातो सलाम हुआ, उसके बाद तबर्रुक पेश किया गया। हम प्रशासन के भी शुक्रगुज़ार हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के भी शुक्रगुज़ार हैं और सबको दिली मुबारकबाद देते हैं कि उन लोगों ने हमें बहुत सहयोग करा और हम लोगों ने भी उनको सहयोग करा। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी के मौके पर हर साल सूफी इंटरनेशनल की जानिब से आम मुसलमानों की ओर से तायदीन के झोपड़े से जुलूस बन करके निज़ाम गेट से रवाना होता है। क्योंकि वर्तमान में कोविड का प्रकोप है और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए ये निर्देशित किया हुआ है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक जुलूस वगैरह नहीं निकलेंगे। इसी के मद्देनज़र ज़िला प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी थी। सिर्फ एक हमने यहाँ पर एक मुख्तसर तौर पर सलातो सलाम अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए पेश किया है और अकीदत का जो सलाम है वो सलाम पेश करके मुल्क में अमन और चैन की दुआ की है। और ज़िला प्रशासन का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसके लिए हमारा सहयोग किया और ज़िला प्रशासन के तौर पे हमने भी जो वादा किया था उस पर हम खरे उतरे और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री सालेह मोहम्मद ने की जियारत। भजन सम्राट अनूप जलोटा और गायक लीना बसु ने ख्वाजा के दर हाजिरी देकर मांगी दुआ। मंगलवार को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में राजनेता, अभिनेता और गायक हाजिरी देने पहुंचे और अमन चैन शांति के साथ कामयाबी की दुआ मांगी। सर्वप्रथम अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ और जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री सालेह मोहम्मद ने ख्वाजा साहब की बारगाह में मखमली चादर और फूल पेश कर दुआ की। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि देश प्रदेश में खुशहाली, अमन चैन और भाईचारा बना रहे। ख्वाजा साहब से यही दुआ मांगी है।
इस मौके पर दरगाह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा मंत्री साले मोहम्मद का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद उनकी दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया गया। इसी तरह मंगलवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में भजन सम्राट गायक अनूप जलोटा और गायिका लीना बसु हाजिरी देने पहुंचे। ख्वाजा के दरबार में अनूप जलोटा और लीना बसु ने फूल चादर पेश कर दुआ की। उन्होंने कामयाबी के लिए जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा भी बांधा। बॉलीवुड के दुआगो सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने अनूप जलोटा और लीना बसु को जियारत कराकर जलोटा व उनके साथ आए लोगों की दस्तारबंदी की। वहीं लीना बसु को दुपट्टा उड़ाकर हिफाजत और कामयाबी का काला धागा बांधकर तबरुकात दिया। मुख्यमंत्री द्वारा सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मियों को 476 करोड़ रुपए का भुगतान दीपावली से पहले करने की घोषणा। श्रमिक संगठनों के नेताओं ने घोषणा को 27 अक्टूबर को होने वाली हड़ताल को टालने का बताया झुंझुना। राजस्थान परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी त्रैमासिक आंदोलन के 9वें चरण में 20 अक्टूबर को प्रदेश भर में रोडवेज की सभी इकाइयों में दोपहर को ढोल बजाओ सरकार जगाओ नारे के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 10वें चरण में 25 और 26 अक्टूबर को प्रदेश भर में रोडवेज की सभी इकाइयों में 2 दिन और 2 रात का धरना दिया जाएगा। 11वें चरण में 27 अक्टूबर को प्रदेश भर में रोडवेज की सभी इकाइयों में 24 घंटे की हड़ताल की जाएगी। इन आंदोलन की घोषणाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को समीक्षा बैठक लेकर रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दीपावली से पहले खुशखबरी देने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री द्वारा ली गई बैठक में राज्य सरकार की ओर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के 476 करोड़ रुपए का भुगतान दीपावली से पूर्व करने की घोषणा की गई, जिसकी वजह से रोडवेज की सेवानिवृत्त करीब 5,500 कर्मचारी वर्ष 2016 से मांग कर रहे थे। वह मांग पूरी होने जा रही है। जब इस बारे में एटक यूनियन के उपाध्यक्ष महावीर सिंह रावत और सचिव अनिल कटारिया से बात की तो उन्होंने बताया कि जब तक धरातल पर पैसा मिलना शुरू नहीं हो जाए तब तक घोषणा थोथी घोषणा ही रहेगी, क्योंकि इससे पूर्व भी सरकार कई तरह की घोषणाएं और आश्वासन दे चुकी है, जिसके झांसे में कर्मचारी आने वाले नहीं हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को सरकार पूरा करने का लिखित आश्वासन दे तभी हड़ताल टाली जा सकती है। देखो, घोषणाएं तो पिछले सरकारों ने भी खूब की थी और ये सरकार भी घोषणा कर रही है। जब तक वो यथार्थ के धरातल के पटाल पर सक्सेस नहीं हो जाती है, वास्तविकता पर नहीं आ जाती है, तब तक वो घोषणा ही है। घोषणा और आश्वासन से हम ऊब चुके हैं और तंग आ चुके हैं। जो घोषणा की हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, सरकार क्या चाहती है, खाली इनको एक घोषणा का लॉलीपॉप देकर के इनका आंदोलन को दबा दिया जाए। लेकिन जो हमारी जायज़ मांगे, जिसको हम सबसे पुरजोर तरीके से पिछली सरकार से भी लड़ रहे थे, अभी भी लड़े, 7वां वेतन आयोग जो हमको मिलना चाहिए तो अभी तक नहीं मिला, उसके लिए हमारी मुख्य लड़ाई है। हमारी मुख्य लड़ाई है हमारी नई बसों के लिए, हमारी मुख्य लड़ाई है हमारे नए कर्मचारी की भर्तियों के लिए। लेकिन उन जो बड़ी मांगे हैं उन मांगों पर तो उन्होंने गौर किया नहीं और हमारे को कुल मिलाकर के ये 476 करोड़ जो देने का वादा किया है, जिसमें 200 करोड़ सरकार दे रही है और जिसमें 260 करोड़ जो हमारे को लोन के तौर पर दिलाया जा रहा है, मतलब वो भी बोझ हमारे रोडवेज के ऊपर ही आना है। हमारे जादूगर साहब ऐसे हैं कि उसने 1 घंटे की मीटिंग के अंदर ही 16 करोड़ कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं लगा। 476 करोड़ के अंदर से जब 200 करोड़ वो दे रहे हैं, 260 करोड़ हमारे को लोन दिला रहे हैं, तो 16 करोड़ का हिसाब कहाँ है, वो ही गायब हो गया। तो कैसे माना जाए कि हमारे को ये दिया जा रहा है? जब तक हमारे को वास्तव में इन रिटायरमेंट कर्मचारियों के पैसा नहीं पहुँच जाता तब तक हमारे को विश्वास नहीं होता। और रही बात हमारी जो 27 तारीख को जब हमने चक्का जाम, जो 24 घंटे का चक्का जाम का जो हमने घोषणा की है, वो निश्चित रूप से हमारा चक्का जाम होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी संयुक्त मोर्चे किसी भी यूनियन के तहत सरकार ने कोई वार्ता नहीं की है, ना कोई आश्वासन दिया। सरकार सिर्फ ये जरूर आह्वान कर रही है, ये जरूर हमारे साथ निवेदन कर रही है कि आप अपनी हड़ताल को वापस ले लें। भाई, आप हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा कर दो। कौन हड़ताल पे जाना चाहता है? कोई कर्मचारी नहीं चाहता है कि वो हड़ताल पर जाए, जनता भी परेशान हो, कर्मचारी भी परेशान हो। लेकिन जो हम हमारी जायज़ मांगों के लिए लड़ते हैं वो हमारी मांगे पूरी कर दो। लेकिन सरकार ने ना तो अभी कोई वार्ता की है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कल भी हमारा ढोल नगाड़े बजा करके इस बेरी गूंगी सरकार को जगाने का काम करने का है। तो कल पूरे ही राजस्थान के अंदर ढोल नगाड़े के साथ इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। सरकार हमारे अगर 27 तारीख से पहले हमारी मांगे पूरी नहीं करते, निश्चित रूप से 24 घंटे का जो हमने चक्का जाम का जो आह्वान किया हुआ है वो निश्चित रूप से चक्का जाम होगा और निश्चित रूप से सारे कर्मचारी एकजुट होकर के अपनी मांगों की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि रोडवेज श्रमिक संगठनों द्वारा प्रमुख मांगों में मासिक वेतन व पेंशन हर माह की 1 तारीख को दिए जाने, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाने, जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने, 5 वर्ष में करीब 5,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ एक मुश्त भुगतान करने जैसी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन अब 9वें चरण से 11वें चरण में पहुंच चुका है। ये अपने राजस्थान में एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि जोड़ावने बोर होते हैं ना,
दूर से दिखने में कलर में लाल होते हैं बिल्कुल, और जब टेस्ट करते हैं तो वो कच्चा ही होता है और खट्टा होता है। उसी तरीके से इन्होंने हमारे को जोड़ने की कोशिश करी है, हमें मतलब रिझाने की कोशिश करी है कर्मचारियों को कि 476 करोड़ की घोषणा करके और इस स्ट्राइक को तोड़ा दिया जाए, लेकिन वो हम इस झांसे में आने वाले नहीं है और हमारी जो चक्का जाम हड़ताल है वो होके रहेगी अगर सरकार इस पे हमारी मांगों पे ध्यान नहीं देती है। तो मुख्य मांगे हमारी रिटायरमेंट वालों का पैसा, दूसरी बात हमारे को नई बसों की ज़रूरत है, तीसरी बात हमारे को नए कर्मचारियों की ज़रूरत है और चौथा 7वां वेतनमान है। ये तो मुख्य मांगे हैं। 11 सूत्रियों में से कम ये भी कर देते ना तो भी हम चक्का जाम हड़ताल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने एक भी मांग ऐसी नहीं करी है, ये दिखावा किया केवल। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।